हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के हमारी सेशन में। प्यारे बच्चों, जब मैंने आप लोगों को साइंस स्पेशल का बैच पढ़ाया और आपके पेड बैच में मैंने आपको पढ़ाया और मैंने आपसे कहा था कि जो भी पेपर आएगा रेलवे का वो इन्हीं में से आएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए बताने आया हूँ कि देखिएगा, ये क्वेश्चंस जो हैं पूरे के पूरे आपके क्लास नोट्स में आप लोगों को मिलेंगे, सारे के सारे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं जरा CBT 1 जो स्टेज 1 जो आपका हुआ है, पहला सेट जो था, ठीक है ना, पहला सेट, उसका क्वेश्चंस क्या क्या थे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो पहले क्वेश्चन में आप लोगों को लिखा हुआ है, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान रहते हैं। ऊष्मा नाम के चैप्टर में जब मैंने आपको बोला था कि हम लोग किसी भी जो है पदार्थ को जब हीट देते हैं तो उनके कणों के बीच में ऊष्मीय प्रसार होता है, उनके बीच में स्थान बढ़ता है और गैसों के जो अणु होते हैं वो गतिमान रहते हैं जनरली। और आप देख सकते हैं कि वो हर समय गतिमान रहते हैं और उनमें ये जो मोशन होती है उसको बोलते हैं रैंडम मोशन। ऐसे ही एग्जाम्पल हमने आपको दिए थे। इसका जो सही जवाब है, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान रहते हैं। किसके कारण गतिमान रहते हैं? गतिज ऊर्जा के कारण, ठीक है ना। उनमें गतिज ऊर्जा होती है और इसी कारण, इसी वजह से वो गतिमान रहते हैं। इंग्लिश में सही जवाब है इसका काइनेटिक एनर्जी, है ना। उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक किरण, समांतर किरण, परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश की किरण कहाँ प्रतीत होती है। मैंने जब आप लोगों को प्रकाश नाम का चैप्टर पढ़ाया था और उसमें जब मैंने आपको उत्तल दर्पण पढ़ाया तो मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी लेंस हो या कोई भी मिरर हो, दर्पण हो, उसका नाम, उसका काम जानने के लिए उस पर उसके मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण डाल दीजिए, वो अपना नाम या काम खुद बता देगा। तो मैंने आपको इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था, ऐसे करके आपका उत्तल दर्पण का, ऐसे 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 करके ये आपका उत्तल दर्पण ऐसे करके है और इसके मुख्य अक्ष के एक लाइन गुजरती है इस तरीके से। और ये लाइन जब ऐसे करके गुजरती है, यूं करके ऐसे प्रकाश की किरण आती है, ये टकरा के चली जाती है ऐसे करके। जब ये इस तरीके से टकरा के जाती है ऐसे ऐसे करके, तो यहाँ पर, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है और ये जो पॉइंट होता है ये होता है फोकस, ठीक है ना। तो यहाँ से जो हमारा सही जवाब है, ये फोकस से फैलती हुई प्रतीत होती है ऐसे करके। जैसे ये प्रकाश की किरण गई और ये भी टकरा करके यहाँ से जाएगी तो ये भी ऐसे ऐसे करके यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है। तो सही जवाब है इसका दूसरा वाला पॉइंट और ये है तुम्हारा डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, इसको बोलते हैं तुम्हारा मुख्य फोकस, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया तुम्हारा। अब आते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3, देखिएगा। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं। मैंने आप लोगों को जब कार्य शक्ति एवं ऊर्जा पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको जब स्थितिज ऊर्जा बताई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी वस्तु की अपनी उसकी स्थिति के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसी को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है तुम्हारा बी पार्ट, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी में मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे ये जमीन है, जमीन से अगर हम लोग इतनी ऊंचाई पर, यहाँ पर मान लेते हैं एच ऊंचाई पर अगर हम कोई वस्तु रखते हैं, एच ऊंचाई पर कोई वस्तु रखते हैं, ये है तुम्हारी एम, ठीक है ना, और ये तुम्हारी एच है, तो यहाँ पर जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है तुम्हारी एम इंटू जी इंटू एच, ठीक, एम इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो इसमें ये इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, तो यहाँ पर तीसरा हो गया। चौथा देखिएगा, तारों का टिमटिमाना किसकी परिघटना से संबंधित है। तारों का टिमटिमाना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज रिलेटेड टू द फिनोमेना ऑफ। देखिए, जब मैंने आप लोगों को प्रकाश पढ़ाया और प्रकाश में जब मैंने आपको बेसिक पॉइंट बताए थे, तब आप देखिएगा बेसिक पॉइंट नंबर 3 मैंने आपको नोट्स में देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि वस्तु रखी कहीं और होती है, दिखाई कहीं और देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश की किरणें जो कि वस्तु से चलती हैं वो किसी कारण से अपने रास्ते से मुड़ जाती हैं और हमारी आंखों पर जब गिरती हैं तो हमारी आंखों को ऐसा महसूस होता है, जब उनकी आंखों पर लाइटें गिर रही होती है ठीक उसी दिशा में पीछे की तरफ हमें वस्तु दिखाई देती है। ये होता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट और ये होती है तुम्हारी इमेज।
और ऐसा तब होता है जब प्रकाश की किरण अपने रास्ते से मुड़ती है, ऐसा होता है रिफ्रैक्शन में। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन बोले तो अपवर्तन में, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है, और ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। सही जवाब है तुम्हारा बी पार्ट, ठीक है ना, सॉरी ए पार्ट, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे की तरफ, ये तुम्हारा 25 नवंबर 2024 वाले सेट में आया हुआ है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिएगा जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है। विद्युत धारा के, मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जितने भी मोटर हैं, ट्रांसफार्मर हैं, जनरेटर है, ये सभी के सभी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो चुंबक बनती है, मैग्नेट बनती है, ठीक है। माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन मतलब बोले तो माइक, माइक भी चुंबक के बिना काम नहीं चल सकता। अगर आप मेरा साउंड वाला जो चैप्टर है, साउंड जो मैंने आपको वेव एंड साउंड पढ़ाया था, उसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने जब आपको इको वाली डेफिनेशन बताई थी, उस समय मैंने लाउड स्पीकर की प्रॉपर फोटो बनाई थी, जिसमें मैंने चुंबक बनाया था और चुंबक के बीच में मैंने एक कॉइल बनाई थी। आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी चुंबक का यूज होता है। विद्युत जनित इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी चुंबक का इस्तेमाल होता है, मैग्नेटिक, और ये विद्युत मोटर में भी चुंबक का इस्तेमाल होता है। जो मैग्नेटिक कंपास होती है, चुंबकीय सुई, उसमें सिर्फ चुंबक का इस्तेमाल होता है और कुछ नहीं। वो जो सुई होती है ना, वो एक मैग्नेट ही होती है एक्चुअली में, जो उत्तर दक्षिण दिशा में आके रुकती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही है वो है तुम्हारा तीसरा वाला पार्ट। इसमें मैग्नेटिक कंपास में इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट का इस्तेमाल ही नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का ही इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, छठवां, छठवां तुमसे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, गीजर हो गया, इलेक्ट्रिक ओवन, ठीक है, इलेक्ट्रिक केतली, इलेक्ट्रिक हीटर, इनमें इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट का प्रयोग होता है। जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी नाम का चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, वहां पर मैंने आपको इसके बारे में भी बताया था, और ये भी बताया था कि नाइक्रोम नाम की चीज इस्तेमाल होती है जब हमें हीट ज्यादा चाहिए होती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तुम्हारा ऊष्मीय प्रभाव होता है पहला वाला। तो सही जवाब है तुम्हारा थर्मल इफेक्ट, ठीक है ना, थर्मल इफेक्ट। चलिए अब देखिएगा सातवां नंबर, सातवां नंबर, सातवां नंबर कह रहा है तुमसे 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा क्या है। देखिए यहाँ पर तुम्हारा जो त्वरण दिया हुआ है, त्वरण वो है तुम्हारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और जो तुम्हारा द्रव्यमान दिया हुआ है वो है तुम्हारा 10 किलोग्राम। मैंने आप लोगों को जब गति का द्वितीय नियम पढ़ाया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था F बराबर m×a, और मैंने लिखाया था कि किसी भी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है उसके द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से बस फिर क्या, हम लोगों को दोनों का गुणा करा देना है और आंसर आ जाता है तुम्हारा 25 न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा जवाब आ जाता है 25 न्यूटन, ठीक है ना। हाँ, तो सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाता है तीसरा पार्ट, ठीक है ना। चलिए आठवां देखिएगा, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, रसायन विज्ञान जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको एसिड की परिभाषा में ही बताया था कि अम्ल वो होते हैं जब पानी में घुलते हैं तो H+ आयन देते हैं, तो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे HCl है, जब पानी में घुलेगा, जब पानी में घुलेगा इस तरीके से, जब पानी में घुलता है तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, और ये प्लस तुम्हारा अपने आयनों में टूटता है। इसके दो आयन बनते हैं H+ और Cl-, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये OH- कह रहा है जो कि गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर ओनली Cl- कह रहा है, अच्छा H3O+ और Cl- कह रहा है, और यहाँ पर कह रहा है ओनली H3O। देखिए यहाँ पर जो है ना, वो तुम्हारा Cl- आयन तो मिलता ही मिलता है, नो डाउट, ठीक है ना। ये ओनली Cl तो नहीं मिलता है, ये बात आप जान लीजिएगा। ये H3O+ क्या होता है, देखिए जब ये जो H+ होता है ना, ये तुम्हारा जब पानी से मतलब एक तरीके से जुड़ता है तो ये तुम्हारा बन जाता है H3O+, ठीक है ना। और तुम्हारा Cl- तो तुम्हारा बना ही बना रहता है। तो यहाँ पर जो जो हमारे हिसाब से जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए ये वाला, ठीक है। ये H+ ही होता है एक तरीके से, ठीक है। ओनली Cl-, ओनली Cl-, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है।
तो सी ओनली Cl माइनस नहीं प्राप्त होता है, बल्कि ये जो तुम्हारा होता है ये ऐसे ये होता है तुम्हारा H प्लस प्लस तुम्हारा H2O, ठीक है ना, ये होता है तुम्हारा H3O प्लस। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। जेली की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है? जेली आप लोगों ने देखा होगा, जेली वगैरह है ना, हम लोग कई तरीके के ऐसे पदार्थ हैं जो इस्तेमाल करते हैं अपने, जो बालों में लगाने वाला जेल होता है वो हो गया, जो है जैम जो हम लोग जो खाते हैं वो भी वो अवस्था है। तो इसमें जिसमें जो परिक्षिप्त अवस्था है, कहने का मतलब कह सकते हैं जो पूरा सोल्यूशन है उसमें जो लिक्विड पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, ठीक है, मतलब जिसमें वो कोई भी चीज सॉलिड जुड़ी रहती है, अंदर घुसी रहती है। तो यहाँ पर हमारा जो सही जवाब है वो है तुम्हारा लिक्विड। लिक्विड में ही लिक्विड प्रावस्था होती है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ आते हैं। अब देखिएगा ये कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, और यहाँ पर कॉपर बन रहा है, नाइट्रोजन बन रही है और पानी अलग हो रहा है। आप ये वाली इक्वेशन बिल्कुल देख सकते हैं हमारे जो है केमिस्ट्री वाले नोट्स के अंदर। इसमें जो सही बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन तुम्हारी कौन सी है? देखिए इसमें 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 4 ऑक्सीजन जा रहे हैं, इसीलिए पहली वाली तो गलत हो गई। दूसरी वाली में देखते हैं 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, ठीक है। 3 कॉपर है, 3 कॉपर है, ठीक है। 6 हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन है, सही हो गया ये। यहाँ पर देख लेते हैं 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, गलत हो गया। 3 ऑक्सीजन है और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही है। 3 कॉपर है, 3 कॉपर है, बिल्कुल सही है। 2 नाइट्रोजन है, अरे यहाँ तो 4 नाइट्रोजन हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है तुम्हारा दूसरा वाला पार्ट, ठीक है ना। उसके बाद में यदि पृथ्वी और x दूरी पर रखे एक सेब के बीच आकर्षण बल F है। मैंने आप लोगों को जब न्यूटन का नियम बताया था तो मैंने आपको बताया था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है G इंटू M1 इंटू M2, ठीक है ना, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर r होती थी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, ठीक है, दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी होती थी। ये तुम्हारा M1 है, ये तुम्हारा M2 है और ये तुम्हारा x है। तो यहाँ से अगर जो बल देखा जाए तो वो है 1/x का स्क्वायर, ठीक। अब ये तुम्हारा हो गया। दो बाद में कह रहा है उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर बल कितना हो जाएगा। तो अगर मान लेते हैं एफ डैश बल हो गया है तो 1/2x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा दिस इज 1/4x स्क्वायर। तो इसका ये मतलब हो जाता है, ये तुम्हारे सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे एफ डैश अपॉन एफ बराबर तुम्हारा ये हो जाएगा 1/4x स्क्वायर अपॉन 1/x स्क्वायर, ठीक। तो ये तुम्हारा यहाँ हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा 1/4। तो इसका ये मतलब हो जाएगा f डैश बराबर हो जाएगा f अपॉन 4, मतलब 1/4 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो सही जवाब हो जाएगा तुम्हारा पहला वाला पार्ट, ठीक। ये चीज ये फॉर्मूला मैं क्लास में बता चुका हूँ और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक होता है उस परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, ये तो गलत हो गया, पहला वाला तो गलत हो गया। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये तो गलत हो गया। पहली चीज तो इसमें इलेक्ट्रॉन कह रहा है नाभिक में है, यही गलत हो गया, है ना। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग नहीं, ये तो परमाणु भार होता है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या, बिल्कुल सही जवाब है। मैंने आपको बोला था एटॉमिक नंबर, अगर आप याद रखें क्लास में हमने आपको बताया था एटॉमिक नंबर बराबर तुम्हारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर, और ये तुम्हारा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप लोग मेरे इलेक्ट्रिसिटी वाला जब हमने चैप्टर की शुरुआत करी थी तभी ये चीज बताई दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा तुम्हारा फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? ठंडे जल के साथ देखिए पानी से अभिक्रिया करने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, या तो पानी क्रियाशील होना चाहिए या फिर धातु क्रियाशील होनी चाहिए। पानी कब ज्यादा क्रियाशील होता है, ज्यादा रिएक्टिव कब होता है? जब पानी गर्म होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है। मगर यहाँ पानी ठंडा है, तो ठंडे पानी से रिएक्शन तभी होगी जब मेटल काफी रिएक्टिव होगी, और मेटल रिएक्टिव जैसे कह रहा है कि अभिक्रिया नहीं करती हैं, ठीक है।
कौन सा विकल्प उन धातुओं को दर्शाता है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं? देखिए सोडियम ठंडे जल के साथ रिएक्शन करता है, ये तुम्हारा करता है, लोहा नहीं करता है, पोटेशियम भी करता है, सोडियम करता है, कैल्शियम भी करता है, जिंक नहीं करता है, ठीक है ना। सोडियम भी करता है, कैल्शियम भी करता है, पोटेशियम भी करता है, एल्यूमिनियम नहीं करता है ठंडे जल के साथ, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता है। तो सही जवाब हो गया तुम्हारा चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है ना। तो फोर्थ ऑप्शन तुम्हारा यहाँ पर ये आंसर हो जाता है। उसके बाद में हाँ चलिए ठीक है, तो इस वाले सेट में तुम्हारे अभी टोटल इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। अगले सेट में अगले सेट के क्वेश्चंस हम दोबारा आगे और लेकर के आएंगे, ठीक है। देखते जरूर रहिएगा और नोट्स से मैच भी कराते रहिएगा। थैंक यू।